अस्सलाम वालेकुम सर गुलाम अब्बास السلام. साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला इस इंटरव्यू सेशन के लिए। इस इंटरव्यू का मेन जो मकसद है वो जिस तरह से आप हमेशा से एक यूथ के लिए मोटिवेशन का सबब रहे हैं। आपने अपने तालीमी दौर में ही किरम की बुनियाद रखी। आपने स्टूडेंट्स के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आपने अलहरमीन हॉस्टल की कराची में आपने बुनियाद रखी। तो सर जिस तरह आपके जो तालीमी इब्तदाई तालीमी से लेकर एक कामयाब प्रोफेशन की तरफ सफर रहा है, उस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। शुक्रिया सलीम भाई, मुशर्रफ भाई, तारक अजीज और आबिद भाई। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक इंटरव्यू दे दूं किरम के फोरम पे। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं। मैं एक अतना सा जो है ना कारकुन समझ लीजिए किरम का। तो आप लोगों ने वो कुछ कर दिया जो हम नहीं कर सके, हमें खुशी है इस बात पे। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी पैदाइश से लेकर जो है ना मेट्रिकुलेशन तक का जो सफ़र है तालीमी मुख्तसरन, वो पूर्व में ही हुआ। और वाड़ी में अलबत्ता मैट्रिक के लिए हम लोग वाड़ी चले गए उन दिनों में, क्योंकि लोअर हाई स्कूल होता था, तो लिहाजा मेट्रिकुलेशन के लिए हमें वाड़ी जाना पड़ा। असातिज़ा किराम ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, जो कुछ उनके पास था कुछ भी नहीं छुपाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। उन दिनों में जो असातिज़ा किराम थे, हालांकि वो शहरों से पढ़े हुए इतने कम थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया। हम इनको नहीं भुला सकते। जितने भी असातिज़ा किराम हमारी ज़िंदगी में स्कूल लाइफ में आए और उसके बाद कॉलेज लाइफ में आए, लेकिन एक चीज मैंने जो महसूस की, जो फैक्टर कम जो फैक्टर जो है ना हमारे यहाँ मिसिंग अब भी शायद हो। अभी तो शायद मेहदी भाई लोग, अफजल भाई लोग, बड़े मॉडर्न लोग आए शहरों से पढ़े हुए, तो वो थी मोटिवेशनल फैक्टर। वो मोटिवेशनल फैक्टर का ना होना जो है ना बहुत ही मसाइल क्रिएट करता है बाद में करियर की उसमें चॉइस में। ये एक मसला था। हमें ना स्कूल लेवल पे कहा गया कि जी आप आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। थोड़ा हम पढ़ते गए। तो कॉलेज के लिए स्कर्दो में चला गया, स्कर्दो से एफएससी की 2000 में, फिर उसके बाद जो है कराची की तरफ गए, बीएससी उधर से की 2002 में। उसके बाद मुझे थोड़ा सा गैप लेना का पड़ा, इकोनॉमिकल मसाइल थे, तो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से गैप लिया। और वो गैप काफी लंबा हुआ, 5-6 साल का। और 2007 में फिर एमएससी शुरू की। इस दौरान, इस गैप के दौरान जो है ना हमने हॉस्टल भी बना ली। हमने गाँव से जो है ना बच्चों को भी बुला के जो है ना हॉस्टल में रखा, दीगर उस पे जो है ना फ्रंट्स पे भी इनको मोटिवेट किया। और खासकर मैं अपने मेहदी भाई हैं उनको बुलाया, हसन भाई को बुलाया। तो इस तरह जो है कामयाब जो है सफर, कैरियर, एजुकेशनल कैरियर है वो जारी रहा। और साथ साथ टीचिंग भी मैं करता रहा। 2002 से मैंने टीचिंग शुरू की कराची के जो प्राइवेट स्कूल थे। हालांकि उन दिनों में हमारे लोगों का जो है कराची के स्कूलों में पढ़ाना जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं होती, इंग्लिश भी अच्छी नहीं होती थी, लाजिम बात है। तो कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता था कि कराची वालों को पढ़ाए। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी, भाई मेहदी ने भी बाद आज़ाद जो है इस बहुत बड़े जो है कॉन्सेप्ट को कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, इसको हमने जो है ना नलीफाई किया। नलीफाई करने में हम कामयाब रहे। उसके बाद जो है प्रोफेशनल लाइफ में समझ लीजिए टीचिंग ही रही थ्रू आउट, और अभी तक ही पढ़ाने और उससे मेरा वास्ता रहा है। अभी एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ इसमें, इस्लामाबाद मॉडल सेटअप में, हैदर अमीन शहीद मॉडल स्कूल में। और यहाँ पे वैसे मेरी जो पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में प्रिंसिपल का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सिर्फ मेरी कोशिशों की वजह से नहीं हुआ। इसमें कौम की दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं, वालिदैन के खून पसीने की कमाई है। और मेरे बड़े भाई हैं, उनका जो बहुत बड़ा किरदार है। और मेरे मामू हैं छोटे, तो इकोनॉमिकली उन्होंने भी मेरी मदद की। तो ये है, कामयाब सफर के लिए अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे सपोर्टिंग लोग होते हैं, उनका साथ होना जरूरी होता है, फिर जाके एक नस्ल, एक बंदा आगे निकल जाता है। तो ये है, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और फेडरल बोर्ड का भी मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मेंबर रहा हूँ 2 साल। इसमें एसएलओ पेपर वगैरह हमने बनाए। तो ये कुछ है सलीम भाई। सर, जिस तरह से आपने किरम की बुनियाद रखी है, और हमारे पूर्व में एक मजहबी तासुब की वजह से एजुकेशन सिस्टम हमेशा से इम्पेक्ट हो रहे हैं। तो जब आपने किरम की बुनियाद रखे हैं, तब भी आपको इस तरह के लोगों ने मजहबी वहाँ पे तनासब करके कोई इस तरह के मसाइल आए? जी, किरण की जहाँ तक बुनियाद है, इसका एक पहलू भी यही था कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला था। आप लोग तो बाद की पैदाइश है,
تو سب سے بڑا ایشو یہ تھا مذہبی لیول پہ کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو اسکول میں جو ہے نا مذہبی پالیٹکس زیادہ کھیلنے لگا کچھ عرصے تک، یعنی ٹیچرز کو ٹرانسفر کرنا، کوئی نمائندہ آتے تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ درخواست دیتے تھے ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ہمارے فلاں فلاں ٹیچر کو ٹرانسفر کریں، مذہبی لیول پہ ٹیچرز کو ٹرانسفر، اس طرح سبھی مذاہب کے لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو پوری قوم جو ہے نا پیچھے رہ گئی اس کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ یہ جو سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیچر جس قوم کے بھی ہے، قوم کے ٹیچر ہوتے ہیں، وہ کسی مذہب کے نہیں ہوتے، وہ پوری انسانیت کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے جو ہے وہ کیا، درخواست بازی کا سلسلہ زیادہ تھا، کوئی پروجیکٹ آتا تو پھر درخواست دے آتے قبلوں میں کہ جی یہ پروجیکٹ بند کریں، فلاں گروپ ہمارے جو ہے نا پبلک کے انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہے، تو اس طرح کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ کانسیپٹ جو ہے نا ڈیولپ کیا بچوں میں، پہلے ہم نے گفت و شنید کی، میری ذاتی رائے نہیں تھی صرف اس میں، جیسے اہل حدیث برادری کے کراچی میں جو ہے نا ہمارے محمد حسین زبیر صاحب ہے، جامع بکر کے محتمم، ان سے ہم ملے اہل حدیث برادری میں، اور ادھر اہل تشیع برادری میں ہمارے آغا رسول صاحب تھے، کمہدی تھے، اور افضل بھائی تھے، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے تھے کرم کو کھڑا کرنے میں، اور ساتھ ساتھ نور بخشی برادری کا تو ہے اکثریت ہے، تو لہٰذا ہمیں اس طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لہٰذا سب کو ساتھ لے کے جو ہے چلنا ضروری تھا، نہیں تو کہتے لوگ کہ جی یہ تو نور بخشی تنظیم بنا رہے، اس ایفیکٹ کو، اس ایک بلیم کو جو ہے نا نلیفائی کرنے کے لیے ہم نے مل کے چلا، اور بعد میں ضرور یہ جو ہے نا باتیں چلی کہ یہ مذہبی بنیاد پہ تنظیم چل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، تھوڑا سا لوگوں کو اثر تھوڑا سا محسوس ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا اثر الحمدللہ اب زائل ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مذہبی تنظیم ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا سارے جو ہے نا اس نرسری کے اندر مختلف قسم کے پھول ہیں، اس میں اہل حدیث برادری کا بھی ٹیلنٹ ہے، اس میں نوربخشی برادری کا بھی ٹیلنٹ ہے، اور اہل تشیع برادری کا جو ہے نا سبھی قسم کے ٹیلنٹس اس کے اندر شامل ہیں، یہ بھی جا کے خوبصورت ہے، توانا تنظیم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مذہبی جو ہے نا میرے حساب سے اب اس وقت تقریباً ختم ہے۔ سر ابھی ایک تو جو نوجوان میں مزید ہم تعلیمی شعور اور ان کو کس طرح سے ہم آگے دے سکتے ہیں، اور کرم کی جو مین مقصد ہے اس کو آپ نے اس پہ focus کریں۔ جی سلیم بھائی، بات یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم آگے نہیں جا سکتی، تعلیم کے بغیر، اور تعلیم جو ہے نا وہ ہو وقت کے حساب سے ہو۔ کسی وقت کہا جاتا تھا کہ جی آپ پرائمری پاس کریں تو پھر جاب ملتی تھی، اب ہمارے اپنے ماموں لوگوں سے سنتے ہیں کہ 3 کلاس پاس کر کے وہ لیٹر شیٹر لکھ لیتے تھے اور بابو لگ جاتے تھے، پولیس میں انسپیکٹر لگتے تھے۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا، کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے، دنیا جہاں جا رہی ہے ہمیں وہاں اس طرف جانا ہوگا۔ تو تعلیم کے لیے جو ہے نا ہمیں کمپیوٹر ایجوکیشن کو پریورٹی لینی ہوگی، کمپیوٹر کو جو ہے نا ہمیں صرف یہ نہیں کہ مطلب سرسری حد تک ہمیں باقاعدہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ، ہمارے سکولوں میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر رکھتے ہیں لیکن کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے، ایک ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتے، تو پھر بچے جو ہے نا لرن کم کرتے ہیں۔ تو ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے کمپیوٹر کا استعمال کرنے دیں بچوں کو، اس سے آگاہی ہو، کوئی خوف نہ ہو، اگر خراب ہو جاتے کون لے آئیں گے، کیا ہے اس میں۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں انکریج کرنا پڑے گا کمپیوٹر ایجوکیشن کی طرف سے۔ کچھ ایسے اوقات جو ہے اس میں کہ لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر انجینئر جو نہیں بنے گا، جو سائنس نہیں پڑھے گا وہ بیکار ہے، وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی صرف کمیشن آفیسر بننا چاہیں، بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کمیشن آفیسر بنے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر کوئی کمیشن آفیسر بنے گا بھی نہیں، ان کا سائیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ فیل کرتا ہے آگے، سائیکولوجیکلی وہ فٹ ہونا بھی چاہیے، خواہش رکھنا اور چیز ہے۔ جس طرح ہر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، خواہش رکھنا اور چیز ہے، لیکن وہ سائیکولوجیکل فٹ نہیں ہوتے۔ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر تو بنتے ہیں، بعد میں جو ہے پالیٹکس میں آ جاتے، کیوں؟ کیونکہ سائیکولوجیکلی اس کے لیے مناسب جو ہے پروفیشن نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیں جو ہے کیا کرنا پڑے گا، نئے راہوں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ابھی اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کمپٹیٹیو ایگزام دے دے، بات ہے، کوشش کرنی چاہیے، ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے، ٹارگیٹ رکھ کے کوشش کرے، ڈسکریج میں نہیں کرتا، لیکن ہر کوئی جو ہے نا کمپٹیٹیو دے کر ہر کوئی سیکٹر نہیں بن سکتا۔ یہ قدرت کا اصول ہے، یہ نیچر کا اصول ہے، سلیکٹیوٹی، سلیکشن۔
تو सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा एक सिस्टम के अंदर, लिहाजा हमें फिटेस्ट होने के लिए मुख्तलिफ सुल्तों में जाना पड़ेगा। तो ये टीवी शेले की बुक है द रोड, शायद टीवी शेले की या जॉर्ज ऑरवेल की बुक है, मैं भूल गया। तो द रोड दैट वाज नॉट चोजन, दैट वाज नॉट टेकन, यानी हमें उस रोड की तरफ जाना पड़ेगा, उस सड़क की तरफ भी मूव करना पड़ेगा जिस तरफ लोग कम गए। तो कंप्यूटर की दुनिया में अभी ग्लोबल विलेज बना ही किस वजह से बना है? टेक्नोलॉजी की वजह से बना है। तो टेक्निकल फील्ड में आना पड़ेगा, स्किल्स सीखने होंगे लोगों को, मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स, छोटे छोटे स्किल्स। हमें गवर्नमेंट का तो हिस्सा ये नहीं है, गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा ये नहीं है कि हम बच्चों को मैट्रिक तक कोई ना कोई स्किल सिखाए, कहीं भी नहीं, आप देख रहे हैं। लिहाजा हम ये कर सकते हैं, सेकंड टाइम अपने स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को, या जो है गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में स्किल्स सिखाने के लिए कोई ना कोई कंप्यूटर ऑनलाइन इंटरनेट कमाई के लिए सिखा सकते हैं, बच्चों को ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर लैब को। अगर कंप्यूटर की कमी पड़ी तो हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जो साहिब सरूरत लोग हैं, जो हमारे मेहदी भाई को मैंने कहा था कि आलमनाई बनाए, स्कूल से जितने बच्चे फारिग हुए जहां जहां पढ़ रहे हैं वो साल में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, 5,000 10,000 अपनी इस्तात के हिसाब से। तो स्कूल आलमनाई को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और मुआशरे को जो है साथ लेने की जरूरत है। मुआशरे में जो है ना उलेमा को साथ लेना होगा हमें, मुआशरे में चेंज के लिए सिर्फ जो है ना टीचर चेंज नहीं ला सकते, पेरेंट्स को साथ लेना पड़ेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। पीटीए को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जैसे हमारे सईद मोहम्मद शाह साहब है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो है माशाल्लाह, हर मतलब फन मौला लोग हैं हमारे पास, तो सब मिलकर ही आगे जा सकते हैं, कोई एक बंदा जो है ना कोई हल नहीं निकाल सकता। जिस तरह से आपने किरम के थ्रू लोगों में एक शूर दिया आपने, और बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप से आप लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैट्रिक के बाद बाहर निकलने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है। बाकी अगर गाँव वगैरह की निस्बत से भी देखा जाए तो पूर्व में ये रेशियो कम होने की मेन वजह आपके ख्याल में क्या है, और किस हद तक किरम इस चीज़ में आप आगे इसको promote करें? सलीम भाई, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, मुझे खुद भी अफसोस है, लेकिन एक सिंगल बंदा इस मसले को हल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी वजह जो है ना हमारे यहाँ मैट्रिकुलेशन के बाद ड्रॉप आउट रेशियो जिसे आप कहें, यानी तालीम से बिल्कुल कट जाते हैं, शायद ही 5% लोग आगे निकल जाते हों। तो ये है, बिल्कुल ये है। और मैट्रिक के बाद जो है ना या तो मजदूरी करते हैं या फौज में सिपाही बनते हैं। अच्छी बात है मजदूरी करना भी, सिपाही बनना भी, वैसे फॉर्मली हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक बंदा जो आगे जाके बेहतरीन मिस्त्री बन सकता है, मिस्त्री का मतलब है वो इंजीनियर बन सकता था, बेहतरीन इंजीनियर बन सकता है, उसकी जगह वो बेचारा मिस्त्री बन गया। अच्छा, इसी तरह एक सिपाही जो है ना, फौज के सिपाही बेहतरीन बन सकता था, इसका मतलब है वो फौजी ऑफिसर बन सकता था बेहतरीन, डिफेंस में जो है ना उसका दिमाग है, उसको शौक है। तो लेकिन हमारी तरबियत की कमी की वजह से, या हमारी जो है ना एजुकेशन 2 साल कम होने की वजह से वो पीछे रह गया, ये बात होती है। तो लिहाजा इसके लिए हमें जो है ना एज ए मुआशरा जो है कलेक्टिव एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहा जाता है, सबको मिलके जो है इसके लिए सोचना होगा। इकोनॉमी जो है ना कमजोर है हमारी, हम लोग गरीब है, ज्यादातर लोग गरीब है। तो इस साल जो स्टेप उठाया हमारे पीटीए ने और मेहदी भाई लोगों ने, जो पूर्व में कॉलेज खोला, बहुत बड़ा एक माइलस्टोन स्टेप में कहूंगा इसके। गरीब लोग भी उधर ही गाँव में पढ़ेंगे, क्योंकि इस कर्जों में कम से कम जो है ना इस वक्त मंथली जो खर्चा है 10-15 हजार है, पिंडी में शायद इससे ज्यादा हो या इसी के लगभग हो। तो लोग कतराते हैं, हर कोई जो है अपने बेटे को इधर पिंडी में या स्कर्दों में कहीं भेजने से पहले, खपलू भेजने से पहले 10 दफा सोचते हैं भाई यार मंथ में खर्चा कहाँ से पूरा करें। ये इशू है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, मैट्रिक होने से पहले पहले बच्चे को इस लायक बनाया कि वो फ्री लॉन्चिंग के जरिए ऑनलाइन जो है कमाना उसको सिखाया, गर्मियों की छुट्टियों में सिखाया, सर्दियों में सिखाया, सेकंड टाइम सिखाया, कुछ उसको कमाना, ऑनलाइन कमाना सिखाए, तो वो खुद कमाएगा। जब अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा तो वो जहां भी निकल जाए कोई इशू नहीं है। सेकंड ये है, इस तरह हम कर सकते हैं इसको, जैसे आप यहाँ बैठे हुए, आपने 3-4 हमारे गांव के बंदों को माशाल्लाह सलीम भाई आपने जॉब दी हुई है, तो थोड़ा सा आप गाइड करें, थोड़ा मैं गाइड करूंगा, इनको बता दें, इनकरेज करें। जो बच्चे गाँव से निकलना चाहते हैं उनको इनकरेज करें, भाई आप शहर में निकले, जैसे हम निकले, हमने निकलने के बाद क्या की, जॉब की, टीचिंग शुरू की। कोई और होता है उसका अपना कोई स्किल होगा, वो अपने स्किल के हिसाब से जो है ना कुछ कमाना शुरू करे, इधर आके कराची जाए, इधर आए, लाहौर में जाए, लेकिन पढ़ाई ना छोड़े। वैसे कुछ भी करे, काम करे, सेकंड टाइम काम करे। शहरों में तो मौके बहुत ज्यादा है ना, स्कर्दों में, खपलों में इस तरह के मौके नहीं है। तो उस बंदे को भी रिस्क लेना पड़ेगा, उस फैमिली को भी रिस्क लेना पड़ेगा। और जो जवान हैं, जो फारिग हुए यूनिवर्सिटी से,
یا جو ہے جو اس سے فارغ ہوئے کالج سے, جس سے بھی فارغ ہوئے, اسکول سے فارغ ہوئے, اس کو بھی ریسک لینا پڑے گا. ہر کسی کو ساتھ دینا پڑے گا اس سسٹم کو اوپر لانے کے لیے. قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں, آپ ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی غزوات میں تشریف لے کر گئے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں. تو غزوات میں خود تشریف لے گئے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے ہیں نا, یہ کافی تہذیب ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں ضرورت پڑی نکلے آپ کے دندان مبارک تک شہید ہوئے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں پریکٹیکلی نکلنا پڑے گا فیلڈ میں. جب تک فیلڈ میں نکلیں گے نہیں, کوئی ڈائریکٹ آ کے فرشتہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کرے گا. تو یہ میری گزارش ہے. تو پیرنٹس بھی تھوڑا سوچیں, مطلب ٹھنڈے دل کے ساتھ. کمیونٹی بھی سوچے, ایک بچہ اگر میٹرک کر کے جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ ہی تعلیمی مواقع, بہترین مواقع فراہم کرے. اب میں پرسوں ایک سوچا, مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک بچہ آیا 8 کلاس میں ایڈمیشن کے لیے. میں نے وجہ پوچھی 8 کلاس میں ایڈمیشن کے لیے کیوں آئے؟ یہاں پہ ہزاروں مسائل ہے, وہاں پہ بھی تو پڑھ سکتے تھے وہ بچہ. جو آبسٹیکلز ہے اس کو ہٹا دے. آپ کو جو مسائل ہے, جس مسئلے کی وجہ سے وہ بچہ وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں, تو اس میں 19-20 کر دے, اس کو وہیں پہ رکھیں, وہ بہتر ہوگا. تو وہاں پہ ہی آپ فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کریں. میری ذاتی رائے ہے کلاس روم میں جو ہے نا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی فٹ کر سکتے ہیں, مل کے کریں گے, کوئی ایشو نہیں. سر ایک چیز تو جس طرح سے ہمارے وہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ایک ریٹیفیکیشن پہ چل رہے ہیں, جی وہ ایک مین مسئلہ بن رہا ہے. اور دوسرا ایک تھوڑا سا آپ سے پرسنل سوال یہ بھی ہے کہ ہر کوئی چاہتے ہیں اس نفسا نفسی کے دور میں زیادہ تر لوگ اپنے گھر کے اپنے کام میں اتنے مشغول ہوتے ہیں, بالکل. کوئی بھی ایک آگاہی یا ایجوکیشن کے لیے نہیں کام کرتا. اس میں آپ کس طرح سے اتنا موٹیویٹڈ رہتے ہیں, حالانکہ آپ ہمارے لیے ایک مینٹور کی طرح سے رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اگر آگے کچھ بنے تو ایک یوتھ کے لیے یا آگے ہمارے قوم کے لیے کام کریں, لیکن ایک موٹیویشن جو ہمیشہ آپ رہتے ہیں وہ اس پہ بھی ضرورت نظر. جی سلیم بھائی, آپ کے جو ہے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو بچے رٹتے ہیں, جی رٹیفیکیشن والا سسٹم, تو کچھ جگہوں پہ رٹنا بھی ضروری ہوتا ہے. جیسے اے بی سی ہے, اے بی سی زی تک جو ہے رٹ کے ہی یاد رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح پہاڑا جسے کہتے ہیں ٹیبل کو رٹنا ہی بھی پڑتا ہے, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. ابھی میرے پاس جو بچے ہیں, ماڈرن بچے, ان کو رٹنا منع ہے کا نعرہ اتنا لگایا کہ ان کو پہاڑا یاد ہی نہیں ہے, ٹیبل یاد نہیں ہے, 2 کا ٹیبل یاد نہیں ہے, جلدی سے وہ کیلکولیٹر نکال لیتے. تو کچھ جو بیسک چیزیں جو بچپن میں پڑھاتے تھے, ہمارے جو ٹیچر پڑھاتے تھے, وہ طریقہ کافی اچھا تھا. مطلب ایک ڈنڈا اٹھایا جی اے بی سی جی تک جو ہے نا, ایک بچے نے پڑھا, دوسرے بچے نے پڑھا, تیسرے نے پڑھا, آخر تک جو ہے نا وہ بیکار بچہ, جو کمزور سے کمزور بچہ بھی جو ہے سیکھ جاتا تھا. آج کل یہ جو نعرہ ہے, ایس ایل او کا نعرہ, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم, یعنی بچے نے کیا سیکھا, آپ نے آؤٹ کم نہیں دیکھنا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ڈیوائڈ کریں. ہر بک کے شروع میں دیا ہوا ہے ایس ایل او, لرننگ آؤٹ کم, یعنی ایس ایل ایس یعنی اسٹوڈنٹ کا لفظ انہوں نے حذف کیا ہوا ہے. لرننگ آؤٹ کم کے نام سے جو ہے نا انہوں نے آبجیکٹیوز دیے ہوئے. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ڈو دس. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد بچے اس لائق ہو جائیں گے. ہر بک کے اندر یہ ہے, ہمارے دور میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو وہاں سے کوشچنز, وہی کوشچنز بچوں کو سمجھائیں, بچوں میں ریپروڈکشن جو ہے نا کیپیبلٹی بڑھائیں. یعنی ایک بچے ٹیچر نے پڑھایا تو وہ بچے نے کتنے ابزارو کیا. اب میں ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں سلیم بھائی, اس میں میرے پاس ایم فل پی ایچ ڈی ٹیچر بھی ہے, پڑھا رہے ہیں اسکول لیول پہ. لوگ کہتے ہیں فلاں ٹیچر بہت قابل ہے. کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو بی ایس سی ہے, سمپل بی اے ہے, ایسے ہی پرانے ٹیچر ہیں. لیکن میں نے ان کا موازنہ کیا, باقاعدہ میں آبزرویشن کی کلاس لیتا ہوں. میں تو ایفیشینٹ ٹیچر اس کو کہوں گا کہ جس کا آؤٹ کم بہتر ہو. یعنی بہتر کہتے ہیں نا جی, فلاں جو ہے ٹیچر نے بہتر پڑھایا یا بہتر سکھایا. بھائی بہتر سیکھا کتنا وہ دیکھیں نا, اس بچے نے سیکھا کتنا ہے, دس از دا مین پوائنٹ. اب سیکھنے کے جو اس کو ہمیں ہر ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے, ایکشن ریسرچ جسے کہا جاتا ہے. اساتذہ کرام کو پتا ہے جو بی ایڈ کر رہے ہیں, جو جنہوں نے کیا ہوا, تقریباً سارے اساتذہ کرام بی ایڈ ایم ایڈ ہے. یعنی ایکشن ریسرچ جسے کہا جاتا ہے, وہ آن گوئنگ ریسرچ ہوتا ہے. آج کلاس میں ایک ٹاپک پڑھایا تو وہ بچوں نے کتنا ابزارو کیا, اس پہ جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں. اگلے روز اس کی کوشش ہوتی ہے جو ایکسٹرا ٹائم جو ضائع ہوا ہے یا بچے ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو نکال لیتے ہیں اس میں سے.
उसके जरिए, अपने रिसर्च के जरिए, तो हर टीचर के लिए अलग होगा। तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो माशरे को किधर ले जाए और कहाँ तक जो है इसका रिजल्ट, जो रिटर्न रिजल्ट है वो बेहतर आए। इसमें अब दो फैक्टर हैं, वैसे तो तीन फैक्टर है। आज का जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान का, वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव जो है टेक्सोनॉमी, उसके हिसाब से चल रहा है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में दिमाग से रिलेटेड यानी लर्निंग से रिलेटेड वो सारी चीजें आ जाती है। इसके बाद जो हम सीखते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, ये सारा कॉग्निटिव डोमेन है। बच्चे लिखते हैं डिस्क्राइब, राइट डाउन, आइडेंटिफाई, फला फला फला, राइट राइट एन एसे, ये सारे जो है कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। उसके बाद जो है इसका इफेक्टिव डोमेन है, वो हमारे टीचिंग की तरफ जो है ना, अब इफेक्टिव डोमेन वो थोड़ा कम है, कमजोर है, पूरे पाकिस्तान में कमजोर है इफेक्टिव डोमेन। इसमें वैल्यूज सिखाई जाती है, वैल्यूज सिखाते हैं। और कैसे वैल्यूज सिखाने की जरूरत नहीं होती, हमें एक प्रिंसिपल को, एक टीचर को एक्ट करना पड़ता है। मैं स्कूल में हूँ, मेरे स्कूल में आपको शायद एक तिनका ही नजर आए, क्योंकि वजह ये है, मैं क्लास भी पढ़ाता हूँ। हमारे टीचर जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई टीचर ऐसा नहीं आपको नजर आएगा जो बाहर बैठे हो और क्लास नहीं ले रहे हो या टाइम पे नहीं आता हो। क्यों? क्योंकि मैं खुद टाइम पे पहुंचता हूँ। यानी हेड को एक रोल मॉडल पेश करना पड़ेगा अपने आप को, फिर उसके बाद हर टीचर को एज ए रोल मॉडल जो है अपने आप को पेश करना पड़ेगा। अब मैं क्लास में जाता हूँ तो कोई रेपर पड़ा हो, प्लास्टिक का रेपर, कोई भी रेपर कागज पड़ा हो, तो मैं खुद उठाता हूँ, उसको उठाता हूँ। तो फिर बच्चों को पता होता है, उनको शर्मिंदगी होती है। बच्चे तो हमें लगता है कि यार इनको एहसास नहीं है, एहसास होता है, ऐसी बात नहीं है। बजाय इसके मैं चीखूं क्लास में जाके कि आप लोगों ने क्या किया, ये है वो है, इससे बेहतर है मैं जाके वो रेपर उठाऊं। तो बच्चे बहुत शर्मिंदा होते हैं। अगले रोज वो आने से पहले कोशिश करते हैं, यार सर कोई रेपर शेपर पड़े हुए तो नहीं, कोई गंदगी तो हमने नहीं फैलाई। और इसी तरह हम कहते हैं बच्चों को सलाम करें, हम खुद क्लास में सलाम करते हुए चले। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। और हम बच्चों को डिस्करेज बिल्कुल ना करें। तफरीक जो है घर से सीखता है बच्चा, तो तफरीक का जो है मौका ना दें कि फला काबिल है, फला नाकाबिल है, ये वो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने सबको बनाया। जब अल्लाह ये कहता है कुरान में कि मैंने मच्छर को भी बेकार नहीं बनाया, तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसको कैसे बेकार बना सकता है? हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। और जो मेडियोकर है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जो मेडियोकर होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। ये जो इंडिया के जो अबुल कलाम आजाद है, उन्होंने कुछ इस तरह कहा है, द बेस्ट माइंड्स कैन बी फाउंड इन द बैक बेंचर्स ऑफ अ क्लासरूम मोस्ट ऑफन। ये हमें जहन में रखना होगा। एक टीचर को उसके हर वर्ड जो है ना क्या हो रहे होते हैं, कोड डिकोड हो रहे होते हैं, वो लाशूर में चले जाते हैं, ऐसे पीछे चला जाता है दिमाग के। 20 साल 50 साल बाद जो है ना निकल के वापस वहां से वापस आ सकता है। एक बच्चे को जो है ना उसके जो है उसको उसके जो पहाड़ होते हैं, उम्मीदों के पहाड़ को तोड़ना, उसको बनाना जो है ना, ये सब टीचर पे डिपेंड करता है। तो हर टीचर को अपने अल्फाज को देख के इस्तेमाल करना होगा आगे ले जाने के लिए। सिर्फ मतलब ये नहीं कि मतलब रट्टा कितना है, लर्निंग कितनी हुई है, अभी इस पे भी काम चल रहा है। हम लोग बोर्ड में काम कर रहे हैं कि फेल पास खत्म कर रहे हैं, फेल पास खत्म कर रहे हैं। मतलब बच्चा है मिसाल के तौर पर, उसका जो है ना वो इसमें वो सिस्टम भी ला रहे हैं, चाहे को मोटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन को भी ला रहे हैं। सोशल कितना है, ज्यादा तो नहीं बोला मैं, नहीं, सोशल सोशल बहुत कितना है, जरूरी इम्पोर्टेंट इस पॉइंट को जो है ना, फिर इस पॉइंट पे भी नंबर मिलेगा। बच्चा अखलाकी कितना है, इस पे भी नंबर, मतलब उसको भी टिक क्रॉस करेंगे इसमें। वीक, अच्छा, नीड टू बी इम्प्रूव्ड, फेल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। हम कहते हैं यार पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यार ये बंदा नेगेटिव है, ये बंदा पॉजिटिव है, नो, कोई नेगेटिव नहीं होता, थोड़ा सा जो नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट। और दूसरा फैक्टर है गुड है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता कोई बिल्कुल बेकार होता है। तो इस तरह जो है ना सिलसिला चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही निजाम जो है ना आने वाले वक्तों में 2040 तक पूरा एक ही एग्जामिनेशन सिस्टम हो। पाकिस्तान में मेरे नजर में कम से कम 10 साल के अंदर जो है सिंगल बोर्ड होगा। सर इससे एक जिस तरह हमारा फेडरल बोर्ड अलग है, कराची बोर्ड अलग है, क्योंकि दुनिया जो है स्पीड हो रही है, उसकी उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ये इफेक्टिव डोमेन को भी हमें साथ लेके जाना पड़ेगा। ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कितना खास करते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स, अभी हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, घरों में बेटे को ज्यादा खिलाते हैं, समझ लो, वो बूटी जो है ना, बूटी जो होती है ना, शेर झूठ को गए फूल जब तुमने, फिर इससे क्या होता है, वो नेगेटिव असर होता है। और बच्चे को कुछ और खिलाते हैं, कहते हैं कि वो सिस्टर को मत बताओ,
آپ جھوٹ خود سکھا رہے ہیں، سب چیز خود سکھا رہے ہیں. تو گھر میں زیادہ تر ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس کو بھی ورکشاپ میں ہمیں لانے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایس ایل او بیسڈ ہے، ایس ایل او میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین اور یہ کوگنیٹو ڈومین، اور ہم لے رہے ہیں صرف کوگنیٹو ڈومین کو.